नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वैरियर ड्रीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में बेस्ट होंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से 9th, 10th, 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग हिंदी में हिंदी व्याकरण को जानेंगे। हिंदी व्याकरण में हम लोग संधि को पढ़ रहे थे, तो संधि का पार्ट 1, पार्ट 2 आप लोगों को दे दिया गया था। आज संधि में हम लोग पार्ट 3 को जानेंगे। तो पार्ट 3 में हम लोग संधि के तीसरे भेद विसर्ग संधि को जानेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ शारदे। चलिए आज के क्लास को हम लोग बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था संधि। संधि में हम लोग पढ़ रहे थे विसर्ग संधि का। चूँकि हम लोग हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ रहे थे, बच गया था हमारा एक विसर्ग संधि। कौन सा बच गया था? संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि पर बच गया था। विसर्ग संधि। इससे पहले आप लोगों को संधि बता दिए हैं, संधि के भेद बता दिए थे कि संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर आप लोग को यह बताएं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। फिर स्वर संधि के भेद बताएं कि स्वर संधि के 5 भेद होता है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और ययादि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फिर आप लोग को व्यंजन संधि बताएं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। फिर बताएं कि व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, पर नियम ज़रूर होता है। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियमों को हम लोग जाने व्यंजन संधि के। ठीक उसी प्रकार हम लोग विसर्ग संधि को जानेंगे और विसर्ग संधि के नियमों को जानेंगे। इसका भी कोई भेद नहीं होता है, पर नियम भी इसका अवश्य होता है। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे है विसर्ग। तो विसर्ग आप लोग जानते हैं विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग देखिए इसे कहते हैं। विसर्ग का साइन ये होता है, ये दो जो बिंदु होता है उसी को हम लोग कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। इसे कहते हैं विसर्ग और इसे कहते हैं अनुस्वार। जब ऊपर लग जाए तो इसको कहते हैं अनुस्वार। और इसको कहते हैं विसर्ग। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि विसर्ग डबल बिंदु वाले को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग आते हैं हमारे अयोगवाह में। किस में आते हैं? अयोगवाह में। ये आप लोग को पढ़ाए थे हम लोग वर्ण में। कहाँ पढ़े थे हम लोग? कि अयोगवाह में आते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ये आप लोग को पढ़ाया गया था वर्ण में। तो आज हम लोग केवल संधि को पढ़ रहे हैं, ना कि अयोगवाह को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग विसर्ग संधि को समझते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। तो विसर्ग का साइन हो जाता है हमारा ये। तो सबसे पहले हम वो विसर्ग संधि के परिभाषा को जानेंगे। विसर्ग संधि कहते किससे। तो विसर्ग संधि का परिभाषा लिखिए कि स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि का परिभाषा समझिए कि स्वर या व्यंजन के मेल से, स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग हम लोग इसे कहते हैं। विसर्ग में जो विकार उत्पन्न हो उसी को हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। तो इसका आप हम लोग फॉर्मेट समझिए। क्या समझिए? फॉर्मेट। कि विसर्ग संधि में होता क्या है। तो फॉर्मेट इसका ऐसा होता है कि स्वर या पहले इसका होता है फॉर्मेट। देखिए यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन होगा। क्या होगा? स्वर या व्यंजन। और इससे जो विकार उत्पन्न हो उसी को हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। स्वर या व्यंजन के मेल से, यहाँ पे स्वर या व्यंजन विसर्ग में जब जुटता है, जो इससे जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ उदाहरण समझिए तो उदाहरण से आप लोग समझिएगा। जैसे पहला हो गया मनः प्लस हर। क्या हो गया? मनः प्लस हर। दूसरा लिख लीजिए सरह प्लस ज। ठीक है। और उदाहरण दीजिए, और उदाहरण देख लीजिए प्रातः प्लस काल। चलिए उदाहरण देखिए। तो उदाहरण ये सभी देखिए, सभी के अंत में विसर्ग लगा है। तो यह विसर्ग संधि के क्या उदाहरण कैसे हो गया कि सभी के अंत में विसर्ग लगा है।
तो देखिए विसर्ग संधि का हम लोग विसर्ग को संधि कैसे करेंगे। इसके अंत में अ है, उसके अंत में ह है, तो ये जुड़ के हो जाएगा मनोहर। क्या हो जाएगा? मन प्लस हर बराबर मनोहर हो जाएगा। ठीक सरह प्लस, ठीक इसी प्रकार सरह प्लस ज बराबर सरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरोज। और प्रातः काल बराबर हो जाता है प्रातः काल, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। और चलिए हम लोग अभी आगे समझेंगे कि मन प्लस हर बराबर मनोहर कैसे हुआ, सरह प्लस ज बराबर सरोज क्यों हुआ, प्रातः काल बराबर प्रातः काल ही क्यों हो गया। तो इसको हम लोग संधि के विसर्ग संधि के नियम में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा संधि के नियम में पढ़ना है कि अ और ह जुड़कर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो इसको हम लोग विसर्ग संधि के नियम में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग का संकेत ऐसा होता है, इसका परिभाषा हो जाता है कि स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न हो उसी को हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। इसका फॉर्मेट ऐसा होगा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होगा। क्या होगा? पहले विसर्ग होगा और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होगा, और उससे जो विकार उत्पन्न हो उसी को हम लोग कहेंगे विसर्ग संधि। क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। जैसे कि उदाहरण देखिए, जैसे मनः प्लस हर तो मनोहर हो जाएगा, सरह प्लस ज बराबर सरोज हो जाएगा, प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल होगा। तो आई होप कि आप लोग विसर्ग संधि समझ गए होंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि में स्वर या व्यंजन का मेल होता है और उससे जो भी विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसको कहेंगे विसर्ग संधि। तो चलिए हम लोग इसके आगे हम लोग चलते हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए हों। इसके बाद हम लोग चलेंगे, नोट पॉइंट आप लोग लिखिएगा, नोट में लिखिएगा कि विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं है। क्या? विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, किंतु नियम अवश्य है। नियम अवश्य है। चलिए नोट पॉइंट में आप लोग लिखिएगा कि विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं है, मतलब कि जिस प्रकार व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं था, ठीक उसी प्रकार विसर्ग संधि का भी कोई भेद नहीं है। लेकिन जिस प्रकार व्यंजन संधि के कुछ नियम थे ठीक उसी प्रकार विसर्ग संधि के कुछ नियम अवश्य है। तो उन्हीं नियमों को आज हम लोग जानेंगे कि विसर्ग संधि में किन किन नियमों का पालन होता है। तो चलिए हम लोग विसर्ग संधि के नियम को जानेंगे। ऐसे तो कई नियम हैं, लेकिन हम लोग मुख्य नियम को जानेंगे। जैसे हम लोग व्यंजन संधि में मुख्य 5 नियमों को जाने थे, ठीक उसी प्रकार हम लोग विसर्ग संधि में भी मुख्य 5 नियम को जानेंगे। इस पे आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इन 5 नियमों से हट के आपका नहीं होगा। तो चलिए हम लोग नियम नंबर पहला पढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि विसर्ग संधि की कोई भेद नहीं है और इसका नियम अवश्य है। चलिए नियम नंबर पहला लिखिए। नियम नंबर पहला लिखिए कि यदि नियम नंबर पहला लिखिए कि अ के बाद, माफ करिएगा, नियम नंबर लिखिए कि विसर्ग, यदि नियम नंबर पहला लिखिए यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या हो? अ हो, और तथा विसर्ग के बाद यर ल हो, क्या? यर ल व ह या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा कौमा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे
ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो नियम नंबर पहला क्या कहता है उसको आप लोग समझिए। यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या हो? विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद यर लव या ह हो, या किसी वर्ग का तीसरा, मतलब वर्ग मतलब आप लोग समझते हैं ना कि वर्ग 5 होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाएगा। जैसे में इसका फॉर्मेट समझिए। फॉर्मेट क्या समझिए? फॉर्मेट क्या कहना चाहता है ये समझिए। फॉर्मेट यह कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो, तो मान लीजिए यह विसर्ग है, क्या है, और इससे पहले अ हो, क्या हो? अ हो। और विसर्ग के बाद, बाद मतलब कि प्लस के बाद, कहाँ बाद? विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यर लव हो, क्या हो? य र ल व अ, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। समझे? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद यर लव ह, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? तो विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि विसर्ग के पहले अ हो, क्या हो? विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद या तो यर लव हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। जैसे कि कुछ उदाहरण से आप लोग समझिए। जैसे हो जाएगा पर प्लस उपकार। क्या हो जाएगा? पर प्लस उपकार। ठीक उसी प्रकार सर प्लस ज। ठीक उसी प्रकार और कुछ उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण और ले लीजिए कि यस प्लस दा। ठीक उसी प्रकार और लीजिए कि, चलिए इतना ही देखिए। पर प्लस उपकार क्या हो जाएगा? पर प्लस उपकार देखिए यहाँ इसके अ के पहले क्या है? र है। तो र में हम लोग जानते हैं कि र में अ छिपा हुआ है, क्योंकि हम लोग र को ऐसे लिखते हैं र हलंत प्लस अ। तो यहाँ र में हमारा अ छिपा हुआ है, तो विसर्ग से पहले क्या है? विसर्ग से पहले हमारा अ है। क्या है? अ है। तो आई होप कि आप लोग इतना जानते होंगे कि किसी भी शब्द के अंत में अ छिपा होता है। तो र के पहले, र के अंत में अ छिपा हुआ है। तो यहाँ देखिए विसर्ग के पहले अ है और अ के बाद क्या है? कोई स्वर है। यहाँ माफ करिएगा, यहाँ कोई स्वर भी लिख लीजिएगा, या कोई स्वर हो, कोई स्वर हो। चलिए यहाँ पे कोई स्वर ऐड कर लीजिएगा। इसके ऊपर में कोई स्वर, या यहाँ पे कोई स्वर भी ऐड कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? कोई या यर लव या कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा। इसमें स्वर भी ऐड होता है। क्या होता है? स्वर भी ऐड होता है। देखिए विसर्ग के बाद आ गया कोई स्वर, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? परोपकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए पर तो था लेकिन विसर्ग जो है ओ में बदल गया, तो ओ हो गया और प्लस कार, तो परोपकार हो गया। ठीक उसी प्रकार सर प्लस ज, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा, तो हो जाएगा सरोज। ठीक उसी प्रकार यश प्लस दा, तो हो जाएगा स जो है अ विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा, तो हो जाएगा यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा। ठीक उसी प्रकार और देख लीजिए उदाहरण, मन प्लस रथ, मन प्लस रथ, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मन प्लस रथ है। ठीक उसी प्रकार मन प्लस हर है, मन प्लस हर है। और उदाहरण ले लीजिए। चलिए इतना देखिए, मन प्लस रथ क्या हो जाएगा? अ जो है वो इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए यश प्लस दा यशोदा क्यों किए? यहाँ सर प्लस ज सरोज क्यों किए? क्योंकि यह इसके पहले अ है, विसर्ग से पहले अ है और अ के बाद ज है। तो ज कितना नंबर है? ज जो है कितना नंबर? ज व्यंजन है, किसी वर्ग का किसी वर्ग का वर्ण है, तो कितना नंबर वर्ण है? च छ। देखिए च छ ज, ये चवर्ग में तीसरा नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? तीसरा नंबर पे। यहाँ पे कह रहा है कि या किसी वर्ग का तीसरा हो, तो तीसरा यहाँ पे है
तो हम लोग विसर्ग को ओ में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? ओ में। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि सरोज क्यों हुआ। फिर यहाँ देखिए यस प्लस डा, तो क्या है, यहाँ विसर्ग से पहले अ है और अ के बाद डा है, तो ड किस में आता है? ड देखिए ट ठ ड, या ट वर्ग में आ गया, ड तीसरा नंबर पे, तो ये हो जाएगा यशोदा। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे यहाँ कर रहा है मनः प्लस रथ, तो अ के पहले अ है, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद र है, तो र देखिए र जो है य र लव में आ जाता है, यहाँ देखिए र जो कर रहा है र ये आ जाता है, र ये इसमें दिया हुआ है, र इसमें दिया हुआ है, चूँकि मनः प्लस रथ तो हो जाएगा मनोरथ। अंतस्थ व्यंजन य र लव होता है, तो या अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो उसमें भी हमारा विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए। ठीक इसी प्रकार मन प्लस हर, तो देखिए य र लव ह इसमें है और विसर्ग से पहले है, तो हो जाएगा मनोहर, यह हो जाएगा मनोहर। तो आई होप कि आप लोग पहला नियम समझ गए होंगे। पहला नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद या तो य र लव हो या कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण हो गया पर प्लस उपकार परोपकार, सर प्लस ज सरोज, यश प्लस डा यशोदा, मन प्लस रथ मनोरथ, मन प्लस हर बराबर मनोहर। तो आई होप कि आप लोग पहला नियम समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नियम की। चलिए दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, माफ करिएगा, यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद या तो कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद य र ल व ह, या कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पे र हलंत जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? र हलंत हो जाता है। तो देखिए रूल नंबर दूसरा क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले और आ को छोड़ाकर कोई भी स्वर हो, मतलब कि और आ केवल नहीं रहना चाहिए, और आ को छोड़ाकर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद या तो य र लव हो या कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो उसके विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? र हलंत हो जाता है। क्या हो जाता है? र हलंत। इसको हम लोग सही से लिखते हैं, र हलंत हो जाता है। क्या हो जाता है? र हलंत। तो इसका फॉर्मेट समझिए, फॉर्मेट क्या कहता है? फॉर्मेट कहता है कि विसर्ग से पहले, यह हो गया विसर्ग, और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, केवल और आ नहीं होना चाहिए। तो और आ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और आ को छोड़ा कर, तो और आ काट कर हम लोग क्रॉस कर दिए, मतलब कि और आ को छोड़ा कर कोई भी स्वर हो। तो विसर्ग से पहले और आ को छोड़ा कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या कर रहा है? य र ल व या कोई स्वर
कोई स्वर मतलब कि कोई भी स्वर या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो क्या हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान पे र हलंत हो जाता है। क्या हो जाता है, र हलंत हो जाता है। जैसे यहाँ समझिए, जैसे देखिए क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले और आ को छोड़ा कर कोई भी स्वर हो, मतलब कि यहाँ और आ केवल नहीं होना चाहिए। उसके बाद विसर्ग के बाद य र ल व या ह हो या कोई स्वर हो या कोई भी स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे र हलंत हो जाता है। क्या हो जाता है, र हलंत। जैसे कि देखिए यहाँ पे, जैसे उदाहरण से समझिए, नी प्लस उपाय, नी प्लस उपाय। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, दू प्लस गंध, दू प्लस गंध। तीसरा उदाहरण देखिए, नी प्लस धन, नी प्लस धन। तो देखिए क्या कहता है कि विसर्ग से पहले और आ को छोड़ा कर, तो और आ को छोड़ा कर देखिए यहाँ सही है तो ये हो जाएगा। फिर देखिए विसर्ग के बाद कोई भी स्वर कर रहा है तो देखिए यहाँ ऊ है तो ऊ कोई भी स्वर में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे र हलंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, र हलंत। तो देखिए क्या हो जाएगा, नी र हलंत प्लस ऊ पाय, र और ऊ जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। र और ऊ जुटेगा तो रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, निरूपाय। हर्षऊ है तो हर्षऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ नीरू, माफ करिएगा, चलिए देखिए निरूपाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरूपाय हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि विसर्ग से पहले केवल और आ को छोड़ाकर कोई भी स्वर हो, केवल और आ नहीं होना चाहिए। और विसर्ग के बाद य र ल व हो या कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे र हलंत हो जाता है। तो देखिए नी के बाद उपाय आया तो निरूपाय हो गया। ठीक इसी प्रकार दू, तो दू के पहले क्या है, हर्ष ऊ है तो ये और आ को छोड़ा कर है और इसके बाद गंध आ गया तो क ख ग। देखिए ग किसमें कितना नंबर आता है, क ख ग, ये तीसरा नंबर आता है। ग तीसरा नंबर वन है तो ये तीसरा वन देखिए किसी वर्ग का तीसरा कर रहा है तो क्या हो जाएगा, र हलंत हो जाएगा। तो हो जाएगा दू र हलंत गंध दुर्गंध। ऐसे भी हम दुर्गंध लिख सकते हैं या हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए या हम लोग इसको दुर्गंध ऐसे लिखते हैं। देखिए दुर्गंध को हम लोग र हलंत को हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं। कहाँ लेके चले जाते हैं, दुर्गंध। इसको भी हम लोग दुर्गंध ही कहेंगे। क्या कहेंगे, दुर्गंध। ठीक उसी प्रकार नी प्लस धन, तो देखिए अ के विसर्ग के पहले हर्ष ही है और उसके बाद ट ठ ढ। ढ कितना नंबर आता है, ढ आता है ट ठ ढ में, ट ठ ड ढ। तो देखिए ये चौथा नंबर वर्ण है तो वर्ग का चौथा नंबर है तो तीसरा चौथा पांचवा कहता है। विसर्ग से पहले हो गया और आ को छोड़ाकर कोई भी वर्ण और विसर्ग के बाद चौथा आ गया तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे र हलंत हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका निर्धन। क्या हो जाएगा, निर्धन। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। रूल नंबर दूसरा समझ गए होंगे कि रूल नंबर दूसरा क्या कहता है कि विसर्ग से पहले और आ को छोड़ाकर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद य र ल व हो या कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे र हलंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, र हलंत। जैसे उदाहरण हो गया नी प्लस उपाय तो निरूपाय, डू प्लस गंध बराबर दुर्गंध, नी प्लस धन बराबर निर्धन। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसके आगे अब हम लोग नियम नंबर तीसरा समझते हैं। नियम नंबर तीसरा क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। नियम नंबर तीसरा को हम लोग देखेंगे। नियम नंबर तीसरा क्या कहता है, नियम नंबर तीसरा हमारा कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो, क्या हो, देखिए यदि डायरेक्ट हम आप लोग को फॉर्मेट से समझा देते हैं। फॉर्मेट आप लोग केवल समझिए क्योंकि परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। क्या नहीं पूछा जाता है, इसका परिभाषा कहीं नहीं पूछेगा। तो देखिए विसर्ग से पहले अ हो, क्या हो, विसर्ग से पहले अ हो
यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क, ख, प या फ हो, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद या तो क हो या ख हो या प हो या फ हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? तो विसर्ग के स्थान पे ज्यों का त्यों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यों का त्यों हो जाएगा। विसर्ग में कोई नो चेंज लिख दीजिए, नो चेंज। क्या? नो चेंज, मतलब कि कोई भी बदलाव नहीं होगा। नियम नंबर 3 यह कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद या तो क हो या ख हो या प हो या फ हो, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट से आप लोग समझिए, जैसे क्या कहता है कि प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल। दूसरा देखिए, प्रातः प्लस काल हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अंतः प्लस पूरः, अंतः प्लस पूरः। देखिए इसको समझिए, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो, तो विसर्ग से पहले चूँकि ट में अ छिपा हुआ है तो विसर्ग से पहले अ हो गया, और विसर्ग के बाद या क हो या ख हो या प हो या फ हो, तो देखिए विसर्ग के बाद क आ गया। क्या आ गया? क आ गया। तो इसमें नो चेंज होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें सेम का सेम उतर जाएगा, प्रातः काल। तो आई होप कि आप लोग नियम नंबर 3 समझ गए। ठीक इसी प्रकार अंतः पूरः, तो देखिए विसर्ग से पहले अ है, त से पहले, विसर्ग से पहले त है तो त में अ छिपा हुआ है, और विसर्ग के बाद प है तो देखिए प आ गया है, तो विसर्ग के बाद प है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो हो जाएगा अंतः पूरः, अंतः पूरः। आई होप कि आप लोग तीसरा नियम भी समझ गए होंगे कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, क्या हो? यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद या तो क हो या ख हो या प हो या फ हो, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, तो नो चेंज हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे हो गया प्रातः प्लस काल, तो प्रातः में अ है विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद क है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ प्रातः का। ठीक उसी प्रकार अंतः प्लस पूर्व, तो अंतः में विसर्ग से पहले अ है और पूर्व में प है, तो क्या हो जाएगा? अंतः पूर्व। नहीं खुलेगा डोर, बैठिए। अंतः पूर्व क्या हो जाएगा? अंतः पूर्व। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसके आगे नियम नंबर 4 में चलते हैं। नियम नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है? इतना आप लोग समझ गए होंगे नियम नंबर 3 तक। नियम नंबर 4 हमारा कहता है, क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। नियम नंबर 4 हमारा कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, देखिए विसर्ग से पहले यहाँ समझिएगा, डायरेक्ट फॉर्मेट हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं? फॉर्मेट को केवल हम लोग देखते हैं, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, केवल समझाना है। यह हो गया विसर्ग। विसर्ग से पहले या तो हर्ष ही हो या दीर्घ ही हो, या हर्ष हो या दीर्घ हो। क्या हो? विसर्ग से पहले या तो हर्ष ही हो या दीर्घ ही हो, या हर्ष हो या दीर्घ हो, और विसर्ग के बाद क, ख, प या फ हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पे स हलंत, क्लाव्य स, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स हलंत हो जाता है। क्या हो जाता है? मूर्धन्य स हलंत हो जाता है। क्या हमारा कहता है नियम नंबर 4 का फॉर्मेट? क्या कहता है कि विसर्ग से पहले या तो हर्ष या दीर्घ ही हो, या हर्ष या दीर्घ हो, और विसर्ग के बाद क, ख, प या फ हो, तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य स हलंत हो जाएगा, मूर्धन्य स हलंत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे, जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे देखिए नी प्लस कपट, क्या हो जाएगा? नी प्लस कपट। फिर देखिए और उदाहरण देखिए, नी प्लस पाप, नी प्लस पाप। और उदाहरण देखिए, और उदाहरण हो जाएगा नी प्लस फल, क्या हो जाएगा? नी प्लस फल। और उदाहरण देखिए दू प्लस कम, क्या हो जाएगा? दू प्लस कम, दू प्लस कर्म। चलिए इतना उदाहरण को हम लोग समझते हैं। नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले हर्ष या दीर्घ ही या हर्ष या दीर्घ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद क, ख या प या फ होना चाहिए, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा?
मूर्धन्य स हलंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स हलंत। हलंत का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। तो देखिए विसर्ग, विसर्ग के पहले हर्ष ही आ गया। क्या आ गया? नी में हर्ष ही छिपा हुआ है और विसर्ग के बाद क आ गया। क्या आ गया? क। तो क्या कहता है कि विसर्ग के स्थान पे तलाभ्य स मूर्धन्य स हलंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स हलंत हो जाएगा इसका नी। विसर्ग के स्थान पे स हलंत। देखिए स हलंत का मतलब होता है आधा स। क्या होता है? आधा स। तो आई होप कि इतना समझ गए होंगे। नी आधा स क प ट। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि निष्कपट होगा इसका इसी प्रकार निष्पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्पाप हो जाएगा। चूँकि विसर्ग से पहले हर्ष ही है और विसर्ग के बाद प आ गया। प आ गया तो निष्पाप हो जाएगा। फिर यहाँ पे फ आ गया। विसर्ग से पहले ई है, हर्ष ही है और विसर्ग के बाद फ है। तो इसका हो जाएगा निष्फल। क्या हो जाएगा? निष्फल। और इसका हो जाएगा डू। देखिए डू में ऊ है, हर्ष ऊ है, विसर्ग से पहले हर्ष ऊ है और विसर्ग के बाद प है। तो इसका हो जाएगा दुष्कर्म। क्या हो जाएगा? दुष्कर्म। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि नियम नंबर चौथा क्या कहता है। कि नियम नंबर चौथा कहता है कि विसर्ग के पहले ई कार, ई वाला को हम लोग कहते हैं ई कार और ऊ वाला को कहते हैं ऊ कार। क्या कहते हैं? ई वाला को ई कार और ऊ वाला का ऊ कार कहते हैं। तो विसर्ग से पहले या तो ई कार हो या तो ऊ कार हो और विसर्ग के बाद क, ख या प या फ हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य स हलंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स हलंत। जैसे कि इसका उदाहरण है कि नी प्लस कपट बराबर निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट। इसी प्रकार नी प्लस पाप बराबर निष्पाप, नी प्लस फल बराबर निष्फल, डू प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म। तो आई होप कि आप लोग नियम नंबर चौथा समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका नियम नंबर 5 और लास्ट नियम हम लोग समझते हैं। तो नियम नंबर लास्ट हमारा 5वां देखिए क्या कहता है। नियम नंबर 5 हमारा क्या कहता है? बस 5 मिनट और 5 मिनट में आप लोगों का ये 5वां नियम खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग समझते हैं नियम नंबर 5 क्या कहता है। नियम नंबर 5 क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। नियम नंबर 5 कहता है कि विसर्ग के बाद यदि डायरेक्ट हम लोग फॉर्मेट समझते हैं। क्या समझते हैं? फॉर्मेट। क्योंकि लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मेट समझते हैं। यदि विसर्ग के बाद यहाँ पे च, छ या तलाबे स हो तो हो जाएगा तलाबे सहलन। क्या हो जाएगा? तलाबे सहलन। इतना समझिए कि विसर्ग के बाद तलाबे, माफ़ करिएगा, विसर्ग के बाद च, छ या तलाबे स हो तो विसर्ग के स्थान पे तलाबे सहलन हो जाएगा। दूसरा, विसर्ग के स्थान पे ट, ठ या मूर्धन्य स हो तो यह हो जाएगा मूर्धन्य सहलन। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सहलन। तीसरा, विसर्ग के स्थान पे ट, ठ या दंत स हो तो यहाँ हो जाएगा दंत सहलन। क्या हो जाएगा? दंत सहलन। तो नियम नंबर 5वां हमारा यही कहता है कि यदि विसर्ग के बाद या च, छ, स हो तो वहाँ हो जाएगा तलाब्य सहलन। क्या हो जाएगा? तलाब्य सहलन। विसर्ग के बाद ट, ठ या मूर्धन्य स हो तो वहाँ हो जाएगा मूर्धन्य सहलन। और विसर्ग के बाद ट, ठ दंत स हो तो वहाँ हो जाएगा दंत सहलन। क्या हो जाएगा? दंत सहलन। जैसे यहाँ उदाहरण से आप लोग समझिए, जैसे इसका उदाहरण से आप लोग समझिएगा। उदाहरण क्या कहता है? देखिए पहला कहता है कि विसर्ग के बाद च, छ या स हो, तलाबे स हो तो उसका तलाबे सहलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तलाबे स। विसर्ग के पहले कोई भी स्वर या व्यंजन हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग केवल विसर्ग से बाद से मतलब रखते हैं। तो विसर्ग के बाद यदि च, छ या तलाबे स हो तो उस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? तलाबे स हलंत हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद ट, ठ और मूर्धन्य स हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य स हलंत हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद त, ठ या दंती स हो तो विसर्ग के स्थान पे दंत स हलंत हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देखिए, नी प्लस चल, माफ़ करिएगा मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, नी प्लस चल। क्या हो जाएगा? नी प्लस चल। दूसरा उदाहरण देखिए, नी प्लस तार, नी प्लस तार। तीसरा उदाहरण देखिए, नी प्लस शेष। क्या देखिए? नी प्लस शेष। चलिए इतना हम लोग समझते हैं क्या कहता है। पहला कहता है कि विसर्ग से पहले से तो हम लोग को मतलब नहीं है। विसर्ग से बाद, विसर्ग के बाद च हो तो च, छ या स होता है तो तलाब्य स हलंत हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ विसर्ग के स्थान पे तलाब्य स हलंत मतलब कि आधा स हो जाए, निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
सहलंठ का मतलब किसी में हलंठ लग गया मतलब कि उसका मान आधा हो गई तो निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चल। ठीक उसी प्रकार देखिए नी प्लस तार तो इसका हो जाएगा निस्तार। क्या हो जाएगा? निस्तार। क्या हो जाएगा? निस्तार। इसको हम लोग अभी आगे इसको ये सब अपवाद है। क्या है? निस्तार। देखिए यहाँ तार आ गया ना तो तार देखिए यहाँ सार कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सार कर लीजिए। सार कर लीजिए आप लोग अभी यहाँ पे सार कर लीजिए तो यहाँ निस्सार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्सार। इतना आप लोग अभी समझिए कि नी के बाद सार आए तो निस्सार हो जाएगा। ठीक इसी पर यहाँ पे है स, नी के बाद स है। कौन सा है? तालाबे स। तो यहाँ तालाबे स हलंत हो जाएगा निशेष। क्या हो जाएगा? निशेष। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि यदि विसर्ग के बाद च, छ या तालाबे स हो तो तालाबे स हलंत हो जाएगा। विसर्ग के बाद ट, ठ या मूर्धन्य स हो तो मूर्धन्य स हलंत हो जाएगा विसर्ग के स्थान पे। यदि विसर्ग के बाद ट, ठ या दंत स हो तो विसर्ग के स्थान पे दंत स हलंत हो जाएगा। तो इन्हीं नियमों पर आप लोगों का विसर्ग संधि समाप्त होता है। इतना नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा तो चाहे वो 9th का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 11th का एग्ज़ाम हो या 12th का हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में इतना ही से आता है। इससे बाहर से आपका कहीं से नहीं आता है। तो आई होप कि आप लोग आज के क्लास को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।